न्यूज़ 18 इंडिया। जी, लेकिन जब राहुल जी मंदिर जाते हैं, अभी वो ज्योतिर्लिंग है झारखंड में, वहाँ गए बैद्यनाथ धाम, और वहाँ पर जब वो थे तो वहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगवा दिए गए। अब कांग्रेस कह रही है कि जहाँ राहुल जी जाते हैं वहाँ ये लोग भेज देते हैं पीछे पीछे। देखिए, पहले तो जो आपने मंदिर कहा, ये मंदिर गए, तो आपने कभी मेरी न्यूज़ तो नहीं लगाई कि जेपी नड्डा मंदिर गया। अभी मैं कल चामुंडा माता होकर के आया, ब्रजेश्वरी माता होकर के आया, आपने न्यूज़ नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि वह मेरे जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। ये मंदिर तब जाते हैं जब चुनाव की घंटी बजती है, मंदिर की घंटी नहीं, जब चुनाव की घंटी बजती है। जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है, वो लोग जनेऊ पहन करके बोला मैं भी जनेऊधारी हूं, तो यह राजनीतिक कंपल्शन है कि आज देश का इलेक्टोरेट ये देखना चाहता है कि कौन व्यक्ति अपने धर्म के साथ खड़ा है, इस बात को देखना चाहता है, इसलिए लोग। जहां तक आपने दूसरा सवाल किया उनका, वो मोदी मोदी के नारे लगे थे वहां पर। अब वो देखिए, ये देश की आवाज है। ये तो आप जहां जाओगे, बैजनाथ धाम क्या, आप किसी धाम में जाओगे, वहां यही नारे लगेंगे, क्योंकि ये देश की आवाज है, ये देश का नारा है, ये सबका नारा है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और इसमें वास्तविकता से देखिए, आंख बंद कर लेने से दुनिया नहीं रुकती, दुनिया तो चलती है। तो इसलिए वहां भी नारे लगे होंगे, कोई मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है। और वहां कोई हमने भेज के नारे लगाए होंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो भी हम कहीं जाते हैं, किसी मंदिर से गुजरते हैं, किसी जगह से जाते हैं, कोई कह देता है जय श्री राम। अब हमने तो नहीं कहा कि भाई तू जय श्री राम के नारे लगाओ, लगा देता है बेचारा। तो वो देश की आवाज बन गई है। आपने तो उसी तरीके से अब आप और तो और छोड़िए, डायस्पोरा में जो लोग पहले बोलते थे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, ओह यू आर फ्रॉम इंडिया, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इट, ये हमको 90s में सुनने को मिलता था कि नहीं मिलता था। आज हम कहते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, ओ मोदी मोदी मोदी। तो दुनिया में भी मोदी मोदी हो रहा है, तो यहां होने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो होना ही है। एक अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की भी बात हो रही है, कोर्ट में भी केसेस चले गए हैं ज्ञानवापी का, उस विषय पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, देखिए, वो कोर्ट अपना फैसला करेगा। राम मंदिर पर विषय पर पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल रेजोल्यूशन था, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर देश का अस्मिता का सवाल था, देश के गौरव का सवाल था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आई और उसमें हम आगे बढ़े। बाकी केसेस कोर्ट में देखे जाएंगे। जातिगत जनगणना पे मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा है, लेकिन आज अब ये सवाल इसलिए कि जो जातिगत जनगणना के प्रोदा थे, यानी नीतीश बाबू, नीतीश कुमार ही आपके खेमे में आ गए हैं। तो अब जातिगत जनगणना के साथ क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि राहुल गांधी हैज सेड दैट कि हम अगर शासन में आए और अगर हम सत्ता में 2024 में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवा देंगे। देखिए, दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं जी। पहली बात तो आपने जो नीतीश कुमार जी की कही और जातिगत जनगणना की कही, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत जनगणना के विरोध में हमने नहीं कहा है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो काका कालेलकर के रिपोर्ट के ऊपर कौन बैठा रहा? इनके पूज्य परदादा जवाहरलाल नेहरू कितने साल? 12 साल बैठे रहे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कौन बैठा रहा? इनकी पूज्य दादी इंदिरा गांधी 10 साल तक, और बाद में राजीव गांधी 5 साल तक बैठे रहे। और नारा क्या लगाया? न जात को न पात को, यह पार्लियामेंट के अंदर कहा, ओबीसी का विरोध किया। अब इनकी स्थिति ऐसी हुई है कि ये कोई मंत्र ढूंढ रहे हैं जिस मंत्र से इनको चुनावी नैया पार लगे। अब इसलिए जातिगत जनगणना, ओबीसी 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 बोलने लगे। ओबीसी की कब इन्होंने चिंता की? ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये भी हमको ध्यान रखना है। दे आर नॉट इन, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विथ ओबीसी, they have got nothing to do with jati janganna, they have got nothing to do with backward, they have got nothing to do with dalit, they have got nothing to do with tribal, they have only to do how to reach the corridors of power and how to come into power, that is their design.
तो उसके लिए ये करते रहते हैं, नए नए नारे ढूंढते रहते हैं। कभी जेएनयू जाते हैं, कभी उनके साथ खड़े हो जाते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े, उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। कभी इनका हम अफजल शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, फिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाते हैं। ये हर कुछ करेंगे, हर जगह जाएंगे जहां इनको वोट दिखेगा या वोट का संभावना दिखेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या कोई बड़ा गठबंधन कर सकती है? क्योंकि बार बार अटकलें लगाई जा रही हैं कि मायावती और बीजेपी साथ आ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे छोटे दलों के साथ गठबंधन हो गया है। राजभर जी के साथ हमारे साथ आ गए हैं। उसी तरीके से हमारे निषाद पार्टी पहले ही आ गई थी, और हमारे अपने महान पार्टी उनका भी हमारे साथ जुड़ना हुआ है। तो इस तरीके से हमारे जी, ममता बनर्जी की टोन बड़ी बदल गई है। वो कांग्रेस को बोल रही है कि उनकी 40 सीटें भी नहीं आएंगी, और कांग्रेस कह रही है कि ईडी का दबाव है, इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहूं क्या है इन सब का। मैं इसको अनसाइंटिफिक अलायंस क्यों बोलता हूं? मैं अनसाइंटिफिक अलायंस इसलिए बोलता हूं कि केरला में सीपीएम और कांग्रेस लड़ती है और दिल्ली में हाथ मिलाती है। केरला में सीपीएम और कांग्रेस लड़ती है और त्रिपुरा में एक साथ लड़ती है। केरला में कांग्रेस और सीपीएम लड़ती है और बंगाल में एक साथ आती है, और वहां बंगाल में ममता नहीं आती। ये अनसाइंटिफिक अलायंसेस है। जहां जहां कुर्सी ज्यादा मिलने की उम्मीद हो वहां जुड़ जाओ, जहां नहीं मिलने की उम्मीद है वहां लड़ जाओ। यही इनका अलायंस का मकसद है। अब जहां तक आपने बात कही कांग्रेस की और उनके अलायंस की, वो कभी रह नहीं सकते, कभी वो संभव नहीं है। और जो कुछ भी वो करे, ममता जी करेंगी, वो अपने वोट को स्ट्रेंथन करने के लिए करेंगे, और कांग्रेस पार्टी अपने ढंग से करेगी। इसलिए वो अलायंस सफल होना मुझे तो नहीं दिखता कि कोई सफल होगा। जी चलिए, ममता जी ने खुद ही कह दिया कि हम आपके बगैर अच्छे हैं। तो उनके कहने के पीछे आप लोग हैं क्या? नहीं, ऐसा है कि ईश्वरीय शक्ति होती है, वो अपने ढंग से काम करती है। विपक्ष को लगता है ये जो ईश्वरीय शक्ति है वो ईडी वाली शक्ति है। नहीं, वो उनके कर्म के कारण उनको लगता है। कर्म गलत करोगे तो मैं क्या करूं, फिर मैं बताता हूं आपको। तो इसमें कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, ये कानूनी शक्ति है। जी, ये कानून की शक्ति है जो काम करती है। जी, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के स्टारवॉट लीडर है, उनको भारत रत्न की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने करी। विपक्ष का एक बड़ा तबका है जिसने इसका स्वागत करा, लेकिन एक बड़ा तबका यह भी है जिसने बोला कि राम मंदिर के मुद्दे पर जिस व्यक्ति ने बंटवारा किया, रथ यात्रा चला के बंटवारा यात्रा चलाई, उसको भारत रत्न देना भारत रत्न का अपमान है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि देश में सब लोगों ने खुशी मनाई कि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा गया और उनको ये भारत रत्न दिया गया। सब दूर खुशी हुई है, सब लोगों में खुशी हुई है, सभी राजनीतिक दलों में भी खुशी हुई है, और उसको उसी तरीके से हमें देखना चाहिए। वो हमारी पार्टी के तो प्रथम पीढ़ी के नेता रहे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका पार्टी को भी और गृह मंत्री के रूप में और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उनको भारत रत्न मिला है, इसकी खुशी, और प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद और आडवाणी जी को बधाई। जो लोग इस तरीके की बात कहते हैं कि ये बंटवारा और इस तरीके की, वो लोगों ने देश का इतिहास, देश की संस्कृति, देश के कल्चर, देश का रिच हेरिटेज, इससे उनकी अज्ञानता प्रदर्शित होती है। उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है जी, इसलिए वो इस तरीके का वक्तव्य देते हैं। मेरे को इतना ही कहना है कि भगवान उनको सुबुद्धि दे, अकल दे, कुछ पढ़े लिखें, कुछ भारत के साथ अपने आप को समावेश करें और उसमें आगे बढ़ें, तो उनका भी अच्छा हो। यूसीसी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपकी एक राज्य सरकार है उत्तराखंड, वो यूसीसी लागू करने जा रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वहां वो लागू होगा तो देश में भी आएगा, देखेंगे। हमारे एजेंडा में तो हम लोगों ने तो कहा ही था कि यूसीसी लागू होगा, लेकिन ठीक है, समय पर तय करेंगे। अभी तो उत्तराखंड ने किया है। जी, अब क्योंकि आडवाणी जी की बात हुई तो मैं नई जनरेशन पे लेके आता हूं। आपने 3 राज्यों में तो बिल्कुल नई जनरेशन को कामकाज सौंप दिया, यानी 3 नए मुख्यमंत्री बना दिए। तो सवाल यह है कि अब बाकी दिग्गज नेताओं का क्या होगा जो
शिवराज जी, वसुंधरा जी? देखिए, हमारे यहाँ हमेशा हम 15-20 साल पर नई लीडरशिप को सोच करके आगे बढ़ाते हैं जी। मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं अमनीश जी कि मैं भी एक स्टेट में मिनिस्टर था। एक समय आया कि हमको सब नए जनरल सेक्रेटरीज लाने हैं। हम सब लोग एक साथ जनरल सेक्रेटरीज के रूप में आए और फिर आज वो सभी लोग, कोई ना कोई मंत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कोई ना कोई केंद्र सरकार में प्रमुख जिम्मेवारी निभा रहा है। तो ये हमारे यहाँ टाइमली ट्रांसफॉर्मेशन का ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब इसी तरीके से वसुंधरा जी ने 2 टर्म देख लिया था, शिवराज जी ने 3.5 टर्म देख लिए थे, लॉन्ग एक्सपीरियंस हो गया था, नए लोगों को चांस देना चाहिए, ये उद्देश्य था। लेकिन पुराने को का उपयोग होना, सदुपयोग होना, यह हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए उनको नई जिम्मेवारी में लगा रहे हैं और वो नई जिम्मेवारी में काम करेंगे और कर रहे हैं जी। वसुंधरा जी हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत एक्टिवली लगी रही हैं। हमारे शिवराज जी अभी ये जो विकसित भारत की कल्पना यात्रा है जी, उसमें उन्होंने 4 स्टेट में, वो साउथ के स्टेट्स में जाकर के आए हैं और आगे उनको और जिम्मेवारी में लगाया जाएगा, काम में लगाया जाएगा जी। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी हमें एक यूथ ब्रिगेड बीजेपी की एक्टिव दिखेगी, खासतौर पर टिकट्स बंटवारे में? नहीं, यूथ ब्रिगेड किस रूप में एक्टिव दिखेगी? क्या बीजेपी युवा चेहरों को मौका देगी इस बार लोकसभा चुनाव में? हमेशा हम तो हमेशा ही कईयों के टिकट कटेंगे मतलब? नहीं, ऐसा है कि ये कोई, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि 13 टिकट काट रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि नए लोगों को ला रहे हैं। नए लोगों को लाने में कुछ जाते हैं तो उनको नई जगह ले जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि उनको घर बैठा देते हैं, किसी को घर नहीं बैठाते हैं, सबको नए काम में लगाते हैं। आपकी टिकट की जानकारी अखिलेश जी को बहुत है। उन्होंने बोला कि बीजेपी एक सांसद को छोड़कर उत्तर प्रदेश में सब सांसदों के टिकट काटने वाली है। मुझे नहीं मालूम कि किसके लिए उन्होंने कहा। अखिलेश यादव? नहीं, उन्होंने किसके लिए कहा कि एक सांसद, लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट ना उनका सुना है, ना मैं इसके बैकग्राउंड को जानता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारी चीजों का सही विश्लेषण करने के बाद जी फैसला लेती है और इस फैसले में हम सबको ये कहते हैं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जी, कोई भी व्यक्ति राजनीति में किसी भी जगह को अपना अधिकार समझ करके न बैठे। सबको चलते रहना है, बढ़ते रहना है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, नए मकाम, नए वो मिलेंगे, उस पर आपको आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आखिरी राउंड पे पहुंच गए हैं और ये तस्वीर वाला राउंड है। तस्वीर वाले राउंड पर जाने से पहले वीडियो वॉल पर एक तस्वीर आएगी और फिर उस पर नड्डा जी आपका हम जवाब लेंगे। रामलला जी की तस्वीर है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा जवाब मिल गया आपको जी। ये हमारे लिए जय श्री राम जी। अगली तस्वीर देख लेते हैं, किसकी आ रही है मुझे भी नहीं पता, ये सरप्राइज है। अब हेमंत सोरेन जी के साथ केजरीवाल जी बैठे हैं। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो ही कहूंगा बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। जी। अगली तस्वीर देख लेते हैं, किसकी आ रही है? राहुल गांधी जी। किस सोच में डूबे हो तुम? जी, बहुत बहुत शुक्रिया नड्डा जी, आप न्यूज 18 के मंच पर आए, आपने व्यापक समय दिया और इस कार्यक्रम के में आपने पार्ट लिया। थैंक यू सो मच।